संकट की स्थिति है। ये युद्ध भारत ने नहीं शुरू किया है, ना नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। ऐसे में स्थिति में देश को उबारना है। क्या मिलजुल कर सारे लोग एक तरफ बढ़ सकते हैं, एक हित में कर सकते हैं? सभी देशों में आप देखिए, मतलब अमेरिका तक ने जिसका बहुत कम पेट्रोल वहां से जाता है, कच्चा तेल, उसने भी सोची कीमतें बढ़ा दी इसी बहाने, युद्ध के बहाने। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। अंजना जी, बहुत ही दुखद है कि सरकार इस वैश्विक संकट में भी अपनी नाकामियों को मानने के लिए तैयार नहीं। अगर शहजाद जी की बात पूरी सुन लें तो फिर तो कहीं महंगाई है ही नहीं, और महंगाई नहीं है, ना कोई कमी है, ना कोई दिक्कत है, फिर मोदी जी बचत की बात क्यों कर रहे हैं? फिर तो देश जानना चाहता है। दुर्भाग्य यह है कि इनकी नीति और नीयत दोनों में खोट है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नीति में अगर देखें तो आप रशिया से आपने क्यों तेल खरीदना बंद किया, ईरान से क्यों बंद किया, यूएसए का क्या दबाव था? ये तो नीति की बात हो गई कि इनकी कोई नीति नहीं है इस मामले में। नीयत का मामला है। 30 लाख करोड़ से ज्यादा इन कंपनियों ने पैसे कमाए, 4 साल में नहीं बढ़े। 4 साल में, अरे भाई 4 साल में तो लोएस्ट प्राइस भी गए हैं। 2020-21 में तो बिल्कुल बॉटम पे चले गए थे। तब तो आपने जनता को तो कोई राहत नहीं दी। जनता को राहत नहीं मिल रही है 4 साल से, ये भी तो बता दीजिए। एक्साइज ड्यूटी के नाम पर आपने 8 से 10 गुना एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, और उसमें बार बार आप एक्साइज ड्यूटी का, क्योंकि शेयर जो है वो राज्यों को देना होता है, तो आप सेस लगा देते हैं उसके ऊपर, क्योंकि सेस जो है वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की झोली में जाता है। पहले ही बॉल में 6। आपने तो जब राजस्थान में चुनाव लड़ा तब भी अंजना जी के शो में था कि श्री गंगानगर में कितने प्राइस हैं, क्या कम किए थे आपने 2023 में आने के बाद? 2023 में तो कोई वैश्विक घटना नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था। राहुल गांधी जी ने तो बार बार कहा कि ये महंगाई और बेरोजगारी हमारे तक पहुंचेगी, इस युद्ध का असर हमारे तक पहुंचेगा। लेकिन 10 दिन पहले ही अमित शाह जी ने कहा कि सब चंगा सी। जब चुनाव चल रहा था तो किसी ने नहीं कहा, किसी ने आज तक आंकड़े नहीं बताए कि भाई कितना आपके पास स्टोरेज है, कितना नहीं है, क्या करेंगे, हमारी एनर्जी जो सिक्योरिटी है उसको हम कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि एप्स्टीन फाइल वाले लोग हैं, तो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका जो कहेगा वो करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा खरीद लो, इन्होंने खरीद लिया। उनका जहाज गैस का घूमता रहा, कुछ नहीं था। आज देखिए आप कमर्शियल का सिलेंडर 500-1800 से लेकर 1 जनवरी से आज 3100 के करीब हो गया। लेकिन महंगाई नहीं, महंगाई कांग्रेस के टाइम में थी। 412 में जब सिलेंडर था तब महंगाई थी, 1100 में नहीं। देखिए, उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबाव में आकर रशिया का तेल खरीदना बंद किया। अंजना जी, मैं तो आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट भी देखता ही हूँ, रोज रात को अभी ब्लैक एंड व्हाइट से आंकड़ा निकाला है। 2022 में जब ट्रंप जी नहीं थे तब भी 35% खरीद रहे थे, जब कांग्रेस बोलती थी रशिया से तेल मत खरीदो। 23 में ट्रंप के आने से पहले भी 35%। ट्रंप ने स्वेरिंग इन की 24 में तो 40% खरीदने लगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और ट्रंप जी बोलने लगे तब हमने 38% खरीदा। और सिर्फ इतना है कि ये बोल रहे हैं नाकामी है। देखिए, नाकामी क्या होती है कि इनके समय पे SPR स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 0 आज 53 लाख मीट्रिक टन। इनके समय पे LPG कनेक्शन 10 करोड़ थे, आज 33 करोड़ है, और एक भी डोमेस्टिक LPG सिलेंडर का आउटलेट 25,000 में कोई बंद नहीं हुआ है। इनके समय में 8 बजे पेट्रोल पंप बंद करने की हिदायत दी जाती थी, आज 1 लाख पेट्रोल पंप बंद नहीं हुए हैं। ये हमारी नाकामी है। हमने आज जिस प्रकार से एथेनॉल ब्लेंडिंग को 0 से 20% किया, जिससे हमारा जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस कम हो गया। 27 देश में से 40 देश में हमने डाइवर्सिफाई किया। ये लोग मेट्रो 5 सिटीज में चलाते थे, हमने 20 सिटीज में किया। और आखिरी एक लास्ट पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट जो पीएम ने बोला है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 1970 की रिकमेंडेशन थी, हमने इसको 100% किया, तो 1,80 लाख लीटर डीजल हमने इंपोर्ट करना इसको कम किया। ये हमने किया। रुक, तेरे को बताते तेरी मां। LPG के 35 करोड़ कनेक्शन है, ये बिल्कुल झूठा आंकड़ा है। हिंदुस्तान में 26 करोड़ तो घर हैं, और उसमें से लगभग 12-13 करोड़ घर ऐसे हैं जिनमें आज भी LPG का सिलेंडर नहीं है। 26 करोड़ के करीब घर हैं, 140 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। आंकड़े किसी के पास नहीं है क्योंकि जनगणना इन्होंने नहीं कराई। वापस आता हूं, रुपए और डॉलर की तुलना, कितना गिरा है रुपया डॉलर की तुलना में पूरा देश जानता है। आज से 3 महीने पहले दिल्ली से दुबई का जो माल का भाड़ा था वो 110 रुपए किलो था, आज 500 रुपए किलो है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है, और आज तक के दर्शक इस चीज को वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एक्सपोर्टर के पास। ये बार बार कहते हैं कि साहब महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं। भाई 10-8 साल से वेजेस स्टैग्नेशन है। मजदूरों की जो मजदूरी है वो लगभग स्टैग्नेट हो गई है। अभी नोएडा में जो हुआ था मजदूरों का आंदोलन, वो आपने देखा था। आज उसी तरह का हरिद्वार में BHEL में हो रहा है।
आज हरिद्वार के सराफा व्यापारी सड़कों पर हैं। हम बार बार पूछ रहे हैं कि हम भी विपक्ष में हैं, हम जो बात कह रहे हैं उसका सही जवाब दीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज भी कांग्रेस को कोसने से बाकी कोई काम नहीं करते हैं। इनके प्रवक्ता भी मानने को ही तैयार नहीं। हम बार बार कह रहे हैं एनर्जी सिक्योरिटी कैसे होगी, और एनर्जी सिक्योरिटी के बाद फूड सिक्योरिटी का नंबर आएगा। बार बार कह रहे हैं कि साहब खाद कम इस्तेमाल कीजिए। भाई खाद अगर हम कम इस्तेमाल करेंगे तो उससे प्रोडक्शन कम होगा। जैविक खाद अभी इस्तेमाल करके कहां से जैविक खाद लेकर आएंगे? कौन से जैविक खाद के भंडार हैं कि हम प्रोडक्शन को मैच कर पाएंगे? उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि खाद्य तेल जो है कम यूज कीजिए। पिछले 3 दिन में सरसों के दाम 400 से 500 रुपए पर क्विंटल बढ़ गए। इस महंगाई को कौन झेलेगा? एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ पूरी तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है। और जो ये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं बीजेपी वाले, आईएमएफ ने हमारे आंकड़ों को सी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये बेस ईयर कब बदल दें, कब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कब कौन सी बास्केट को बदल दें, क्योंकि कोई चीज सस्ती होती नहीं नजर नहीं आती है। अरे भाई आपने तो जीएसटी किताबों पर भी लगा दिया था, बच्चों की पेंसिल पर भी लगा दिया था, दूध दही सब चीजों पर लगा दिया था। उसके बाद भी अगर महंगाई बढ़ रही है और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आने वाले दिनों में फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। और मोदी जी की सरकार की नाकामी है कि हम चौथी अर्थव्यवस्था से वापस खिसक के छठी पर पहुंच गए, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है। इनके ही आंकड़े को लेते हैं। ये कह रहे हैं ना महंगाई है बहुत, 12% इन्फ्लेशन, महंगाई नहीं थी 4% है। चलिए, तो फिर आपने हिमाचल में 5 रुपए क्यों बढ़ाया? उसका एक तो जवाब दो। क्यों तेलंगाना में 35% वैट लगा रहे? एक तो जवाब दो। चलो ये अपील कर दो कि तेलंगाना, हिमाचल की ओर से, कर्नाटक की ओर से हम जीएसटी में लाने को तैयार है तेल को। एक बार ऐलान कर दो जी। तीसरी बात पूरा होने दो। ठीक है, जीएसटी वाले पे मैं जवाब लूंगी आपसे, जीएसटी वाले पे लूंगी, क्योंकि ये मेरा भी सवाल है, मेरा भी ये सवाल है। क्योंकि बीजेपी अभी तक यही कहती है कि भाई जब तक कंसेंसस नहीं बनेगा जीएसटी कमेटी में तब तक हम नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कल ही आ जाना चाहिए। ये ऑफिशियल स्टैंड है, कौन मना कह रहे हैं कि आना चाहिए। अंजना जी, आपके सभी दर्शक चेक करें, हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना ऑन रिकॉर्ड अपोज करते हैं। मुझे नहीं पता ये अगर ये है तो मैं अंजना जी आपसे अपील कर रहा हूँ। सुनिए अंजना जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात आ जाए। अगर ये इनका कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है, मंडे को आप बुला लीजिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम केरलम या फ्रॉम तेलंगाना या फ्रॉम हिमाचल, एक स्टेट कर्नाटका, और उनसे ये बुलवा लीजिए। ये आकर एक बात बोलते हैं, शमा मोहम्मद एक बात बोलती है, राजदीप फैक्ट चेक करते हैं, राहुल गांधी एक बात बोलते हैं, वो फैक्ट चेक हो जाता है। विपक्षी अगर सरकार चलाएगा, विपक्षी अगर 4 फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हैं, अगर वही सब कुछ तय कर रहे हैं तो सरकार तो बहुत निकम्मी है। पिछले 11 वर्षों में हम जो सोलर एनर्जी की, ट्रेड एनर्जी की, विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं, उसका प्रयोग करके, बायोफ्यूल्स का प्रयोग करके हम हर वर्ष 44 मिलियन बैरल तेल को बचाते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी आई है जिसमें हमें दिख रहा है कि वेस्ट एशिया में दूसरे युद्ध के थिएटर खुल सकते हैं। तो तब प्रधानमंत्री आए हैं। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। 7 सूत्र उन्होंने दिए हैं। ये ईंधन को बचाने की, अपने फॉरेक्स रिजर्व को बचाने की कवायद है, ताकि कोई इस प्रकार का, जैसे चीन ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, फिलीपींस ने, मलेशिया ने अपने यहाँ पर वॉशिंग मशीन के प्रयोग पर, गाड़ियों के प्रयोग पर, एसी के प्रयोग पर रोक लगाई, हमें वो ना करना पड़े। इसलिए ये एक संदेश आया। और यहाँ भी एक और फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ, हम हर वर्ष 721 टन सोना जो है वो मंगाते हैं, जिससे अपना फॉरेक्स रिजर्व घटता है, उस पर इंपैक्ट होता है। इसके साथ हम 20 लाख करोड़ सोना, इसमें से 7 से 8 लाख करोड़ का हम मंगाते हैं, और बाकी के 13 से 14 लाख करोड़ का हम ऑयल, गैस और एलपीजी मंगाते हैं। आपने बिल्कुल सही बिंदु कहा, हम फर्टिलाइजर्स, ऑयल, गैस और एलपीजी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो गेम बचाना पड़ेगा। हम केवल ये कह रहे हैं कि आपका फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, उसको ठीक करो। एप्स्टीन फाइल वाले पेट्रोलियम मिनिस्टर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाओ, कोई ऑफिशियल आंकड़े पिछले 2-3 महीने में आए हो। प्लीज मैम, अंशु जी शांत रहिए, आप मोदीनामा पढ़ना बंद कीजिए। मुझे लगता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, अरे भाई आपने पहले अपने वक्तव्य में कहा कि मेरे बीच में कोई मत बोलना, और फिर आप बीच में कूद पड़ी। मुझे पता है आप अभी भी पीछे निकली हुई है, शांत रहिए। अंजना जी गलत बात कर रही है। अंशु जी वेट फॉर योर टर्न, हाथ उठाइएगा अंशु जी। प्लीज देखिए, मुझे लगता है कि 2014 में मेडिकल की फीस 4 लाख रुपए थी, आज 90 लाख रुपए है मैक्सिमम स्टेट्स में। बात तो सही है। 90 लाख एंड अबाउ। अब आते हैं एनटीए पर। एनटीए के अंदर जो हालत है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी एक झूठ बोला गया
कि उससे पहले सब स्टेट्स अपना अपना लेते थे। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसको सीबीएसई लेती थी। 2017 में इन्होंने एक अपनी पिट्ठू एनजीओ बनाई। एनटीए एक एनजीओ है, उस एनजीओ में सारे भाजपाई और संघी भर दिए और उन्होंने पूरा गंद फैलाया। इसमें एक भी आदमी गवर्नमेंट का नहीं है, सही पकड़े हैं, रिटायर्ड लोग हैं, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। 1860 की जो एनजीओ होती है वो एनजीओ है, वो तो झोला उठा के मोदी जी की तरह चल देंगे। दिक्कत यह है पिछले 3 साल से लगातार पेपर आउट हो रहा है। 90 दिन में चार्जशीट 2024 में, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में अंजना जी खुद पेटिशनर था, 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई से, और उसके बाद दोबारा उसी सीबीआई को दे दिया आपने जांच। उसी एनटीए को जो बार बार फेल हो रहा है उसी को फिर दे दिया। क्यों? क्योंकि भाजपाई जुड़े हुए हैं। जांच इसलिए नहीं होती कि सारे भाजपाई जुड़े हुए हैं। 90 दिन में चार्जशीट कोई फाइल नहीं हुई, पूरा कर ले, लास्ट टाइम बोल रहा हूं। रिकमेंडेशन आई, उसको नहीं माना गया। 3 दिन की विंडो खोली गई कि आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कीजिए। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए और ये सारे फैक्ट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। लेकिन हमारा साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दिया। इस बार भी क्या होगा? इस बार भी सीबीआई वही लीपापोती करेगी और कुछ नहीं होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अंजना जी, आप या बीजेपी के प्रवक्ता बता सकते हैं कि पिछले 12 सालों में जो कर्जा लिया गया है वो किसके लिए लिया गया है? केवल अपने शौक पूरा करने के लिए, अपने मित्रों को संपन्न बनाने के लिए? हाँ भाई हाँ। किस प्रोजेक्ट के लिए आपने कर्जा लिया? देश को सबसे कर्जदार बना दिया। हर पर्चा लीक हो रहा है। हम तो आपके कार्यक्रम में कह रहे हैं, अगर इस देश को सच में आर्थिक स्थिति से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। अगर इस देश को पर्चा लीक होने से बचाना है तो बीजेपी से बचाना पड़ेगा। महंगाई से अगर बचना है इस देश को तो बीजेपी से बचना पड़ेगा। कि अगर इस देश को बचाना है, आज नहीं तो कल देश को अगर बचाना है तो बीजेपी को हटाना पड़ेगा। इनका भ्रष्टाचार, इनका झूठ, इनके झूठे सपने इस देश को बर्बाद करके मानेंगे। मजा आया। तो दोस्तों, वीडियो होता है यही एंड। इस वीडियो में देखा आपने कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बीजेपी के प्रवक्ताओं को कैसे एक्सपोज किए। हमें लगता है बीजेपी के प्रवक्ताओं को कहा गया है मोदी की तरफ से कि झूठ बोलो, सिर्फ झूठ बोलो। जैसे मोदी झूठ बोलता है ऐसे ये लोग झूठ बोलते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार का इंटरेस्टिंग डिबेट देखना पसंद करते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे इस चैनल पर आपको इस प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।